हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमर प्रेम सीरीज की तीसरी कॉमिक्स गुरु भोकाल। क्या संसार में कोई ऐसा राज्य हो सकता है जिसमें केवल दो नागरिक रहते हैं? उत्तर है वुल्फानो। एक तबाह भेड़िया राज्य जहां कभी शक्तिशाली भेड़िया नागरिकों की गुर्राहटें गूंजा करती थी, उनके दंगल देखने को मिला करते थे। मगर आज जहां भीड़ और जंगल देखने को मिलते हैं। गुरुराज भटकी, मुझे और कितना समय इस प्रकार यहाँ बैठे रहना होगा? वुल्फानो के नागरिकों से बंजर हुई जमीन पर धधकते दो शक्तिपुंज, गुरुराज भाटकी और कोबी। खामोश रहो। अरे, आखिर पता तो चले कि आप क्या कर रहे हैं। पुत्र कोबी, मैं भेड़िया देवता का आह्वान कर रहा हूँ। वुल्फानो की नींव हो तुम पुत्र, और मैं चाहता हूँ कि उस नींव पर जब कोई इमारत खड़ी हो तो वो इतनी सशक्त हो कि बड़े बड़े चक्रवात और तूफान भी उसके सामने से वायु के साधारण से झोंके के समान गुजर जाए। कर्तव्य और भावनाओं के भी होते हैं चक्रवात, जिनसे होकर गुजर रहा था महाबली भोकाल। भोकाल! विकासनगर का चप्पा चप्पा मेरे कर्तव्य पथ से होकर गुजरता है। इसकी मिट्टी के एक एक कण में मैं श्वास लेता हूँ। किसी की कुदृष्टि इस पर पड़ती है तो मेरा दम घुटने लगता है। राजा ध्रुकट, आज तुमने विकासनगर पर अधिकार करने का दुस्साहस किया है। इस अप इस अपराध के दंड स्वरूप रणभूमि में क्यों ना तुम्हारा प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु से साक्षात्कार कराऊं। सेनापति प्रवीण सिंह, राजा ध्रुकट की मृत्यु के साथ ही युद्ध का ये रक्त रंजित अध्याय समाप्त हो गया। अध्याय तो आरंभ हुआ था। ये युद्ध एक छल था भोकाल। हम छले गए। धनुषा, तो तुम्हें तो मैं अपनी अनुपस्थिति में विकासनगर की सुरक्षा का दायित्व सौंप कर आया था, और ये किस छल की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी पत्नी रूपसी के पिता कुबड़ा शैतान द्वारा तुम्हारी अनुपस्थिति में किए गए छल व षड्यंत्र। तुम्हारी पत्नी रूपसी भी रानी के पद के लाभ में अपने पिता का साथ देती रही है। कुबड़ा शैतान की सेवक काला चेचक ने विकास नगर में महामारी फैला दी। चेचक के प्रभाव से स्थान स्थान पर शवों के ढेर लग गए। तुम्हें यह सूचना देने के लिए कूच करते समय रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित, सलोनी, हमारे विश्वस्त मंत्री व दरबारी सभी काला चेचक के प्रभाव में आकर दम तोड़ चुके थे। ये तुम क्या कह रहे हो धनुष? मैं काला चेचक व कुबड़ा शैतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं, यदि तुमने विकास नगर में प्रवेश किया तो ये महामारी तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। मुझे कुछ हो रहा है भोकाल। इससे पहले कि लड़खड़ा कर गिर पड़ता धनुषा, भोकाल ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। हाँ हाँ भोकाल। धनुषा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ भोकाल, किंतु शायद मैं भी काली चेचक। सेनापति प्रवीण सिंह ने भोकाल को खींचकर धनुषा से अलग किया। ये छुआछूत का रोग है भोकाल, उससे दूर रहो। और विकासनगर से तब तक दूर रहो जब तक संकट टल नहीं जाता। जाओ भोकाल जाओ। तुम्हें विकासनगर के अस्तित्व का आभास था, क्योंकि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो कुबड़ा शैतान के षड्यंत्र से विकासनगर को कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा मित्र धनुषा मूर्छित होकर गिर पड़ा है। उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। छोड़ दो मुझे। मदद की आवश्यकता केवल जीवित रहने तक होती है भोकाल। वो मर चुका है, और तुम्हारा यहाँ रहना किसी भी सूरत में खतरे से खाली नहीं। नहीं, सेनापति प्रवीण सिंह सही कह रहे हैं भोकाल। सूचक तुम। मेरा दुर्भाग्य है भोकाल कि मैं जब भी आपको मिलता हूं तो किसी दुख, शोक व संकट से भरे समाचारों की सूचना देने के लिए मैं रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित और आपकी भाग्यश्री पत्नी सलोनी के शवों को आपके अंतिम दर्शनार्थ लाया हूं। किंतु आप इन शवों को भूल कर भी स्पर्श न करें महाबली भोकाल। शायद अपने इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए बचे थे अब तक मेरे प्राण, क्योंकि मैं स्वयं भी काली चेचक का शिकार हो चुका हूं। तनाव से भोकाल की नसें खिंचने लगी। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हें हिम्मत, हौसले व धैर्य से काम लेना होगा भोकाल। मेरी हिम्मत चूक रही है सेनापति प्रवीण सिंह। हौसले जवाब दे रहे हैं, धैर्य दम तोड़ रहा है। सिर में भीषण पीड़ा का आभास हुआ था उसे। मैं उफ तुम्हारा यहाँ रुके रहना खतरे से खाली नहीं महाबली भोकाल। काला चेचक यहाँ भी आ सकता है। तुम्हें जाना ही होगा भोकाल। विकास नगर के राज सिंहासन की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। इस दायित्व को पूरा करने की प्रथम शर्त तुम्हारे स्वयं के प्राणों की रक्षा करना है। इस समय कोई भी तीर और तलवार विकास नगर में फैली महामारी की धार को नहीं काट पाएगा। जाओ भोकाल जाओ। शायद तुम ठीक कहते हो प्रवीण सिंह, मुझे जाना चाहिए। विकास नगर में हुए मृत्यु के इस तांडव के पश्चात में कौन सा मुंह लेकर लौटूंगा वापिस। मुझे जाना ही चाहिए। आज विकास नगर की रक्षा कर पाने में
अक्षम हो गया भोकाल। सीधे भोकाल के मन पर आघात हुआ है। इस मानसिक पीड़ा से अब कभी उबर नहीं पाएगा भोकाल। और मैंने जो विष की सुई उसे चुभोई है, वह कुछ ही समय में भोकाल को मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित कर देगी। इस भीषण रोग के चलते भोकाल की हालत विक्षिप्त जैसी हो जाएगी। महामहिम कुबड़ा शैतान के इस नायाब षड्यंत्र के पश्चात भोकाल पानी भी नहीं मांगेगा। अब हमें भी अपने असली रूपों में लौट आना चाहिए। और इधर गुरुराज भाटकी की वो चेष्टा, हे भेड़िया देवता मदद। कोबी पुत्र, इस प्रकार तुम भी भेड़िया देवता का आह्वान करो, मगर अपना दाहिना हाथ हवा में उठाए रखना। उफ, बैठे बैठे कमर में बल पड़ गए। ठीक है गुरुराज भाटकी, आह्वान करता हूँ, हे भेड़िया देवता मदद। उसी क्षण आसपास कुछ घटना आरंभ हो गया था। इसी पल की प्रतीक्षा थी व्यूहा को। तत्क्षणी कोबी के हाथ में प्रकट हो उठी थी वो गदा। अरे गुरुराज भाटकी, ये क्या, ये कैसा अस्त्र है, ऊपर से कद्दू की तरह। और कोबी पुत्र संभलो, वो गदा अत्यंत भारी है। नीचे से गुरुराज भाटकी, ये कैसा जादू है, मुझे आप छह दिखाई पड़ रहा है। होश में आओ कोबी, गदा तुम्हारे हाथ से छूटकर ढलान पर लुढ़क गई है। जाओ उसे लेकर आओ। भेड़िया देवते की प्रलंकारी गदा है वो, तुम्हें ठीक से पकड़नी चाहिए थी। आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी। मैं अभी लेकर आता हूँ गदा। उफ, अभी तक खोपड़ी तांडव कर रही है। कोबी गदा उठाने को झुकाई ताकि दूर हट। अब इस गदा पर केवल व्यूहा का अधिकार है। उफ, ये तो उठती नहीं। तो फिर तेरा अंत आ गया है। उठेगा अब तू इस दुनिया से। कोबी, वो गदा उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। इधर से गुजर रहा था चमत्कारी गदा। इसको मिलती देखकर उसे प्राप्त करने को लोभ समरण ना कर सका, किंतु मुझे भी क्या मालूम था कि गदा इतनी भारी होगी कि मैं इसे उठा ही नहीं पाऊंगा। उफ उफ, ये तो प्रलंकारी लड़ाका है। लड़ाका तो मैं भी प्रलंकारी हूं, बस मेरा अस्त्र मेरे हाथ में होना चाहिए। ओह, तो तू अपना अस्त्र हाथ में लेना चाहता है, मगर तेरा सामना कोबी से है। अगर तू अपनी इस चेष्टा में कामयाब हो गया तो मैं अपनी पराजय कबूल कर लूंगा। उफ, अरे ये मेरा हाथ मुरझाई हुई डाली के समान झूल गया है। मेरा बायां हाथ भी उतनी फुर्ती से काम करता है। मैंने कहा तो है कि तेरी सफलता मेरी पराजय है। ये किस मुसीबत से टकरा गया। भागते भागते अचानक व्यूहा गायब हो गया। अरे कहाँ अदृश्य हो गया। कोबी को पता भी नहीं चला कि वो किस सीमा रेखा को पार कर गया। व्यूहा के व्यू में तेरा स्वागत है कोबी। था। उफ, व्यूहा कार अदृश्यों का प्रहार कर रहा है। प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है। अब यहां सिर्फ तेरी ही चीखें गूंजेंगी। मारो इसको, टुकड़े टुकड़े करके व्यूहा से बाहर फेंक दो। कायर, पराक्रमी है तो सामने आकर प्रहार कर। पराक्रमी हूं किंतु मूर्ख नहीं। उफ, क्या गीदड़ों के हाथों मेरी मृत्यु होगी। काच, यह हमें गीदड़ कह रहा है और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। टुकड़े करने की इतनी जल्दी भी नहीं है। जब तक ये निढाल होकर धूल न फांकने लगे तब तक इसे बुरी तरह पीटो। उफ, इसकी काया पर इतने ढेर सारे छोटे छोटे घाव बना दो कि रक्त व प्राण धीमी गति से इसके देह छोड़े। खचाक। गुरुराज भाटकी असहाय से खड़े थे। कोबी किसी शैतान की व्यूह रचना में प्रवेश कर गया। यदि मैंने उसमें प्रवेश किया तो मेरा भी वही हर्ष होगा जो कोबी का हो रहा है। भोकाल! कोबी को शत्रु दिखाई नहीं पड़ेगा तो वह प्रहार किस पर करेगा। अरे ये कौन है, ये उड़ कैसे पा रहा है, और ये तो उस व्यू रचना में प्रवेश कर गया है। व्यू में जाकर वो भी अदृश्य हो गया। ओह, तो तुम सब उड़ रहे हो और अदृश्य भी हो। तिलिस्मी शक्तियों के बल पर एक प्राणी को असहाय बनाकर उस पर प्रहार करना कायरता है। कोबी ने बाज की तरह उसे धर दबोचा था। बस शैतान की दुम, अब मैं तुझे गायब नहीं होने दूंगा। थाम। ओह, एक और। चीर फाड़ कर चील कौओं के भोजन के लिए फेंकूंगा तुझे। आओ आओ आओ, कैसे सड़े फलों के समान टपक रहे हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गुरु भोकाल के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।